दोस्तों नमस्कार। एक बार नहीं कई बार हमारे गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि भारत के इतिहास को अंग्रेजों के चश्मे से लिखा गया, उसको बदलने की आवश्यकता है। हम इतिहास को बदलेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। अमित शाह जी की मनोकामना धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। आज एनसीईआरटी ने 12वीं की कक्षा के लिए इतिहास, नागरिक शास्त्र और हिंदी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए। इतिहास की किताब से मुगल साम्राज्य से जुड़ा चैप्टर हटा दिया गया है। इसके अलावा हिंदी की बुक से कुछ कविताएं और पैराग्राफ हटाने का निर्णय लिया गया है। अपडेटेड सिलेबस के मुताबिक थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से मुगल दरबार, 16वीं और 17वीं शताब्दी और शासकों और उनके इतिहास से संबंधित अध्यायों को हटा दिया है। नागरिक शास्त्र की किताब से यूएस हेजमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स और द कोल्ड वॉर इरा से ये जो चैप्टर थे ये हटा दिए गए। इसके अलावा स्वतंत्र भारत में राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय और एक दल के प्रभुत्व का दौर हटा दिया गया है। इनमें कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय जनसंघ आदि को पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी ने हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस में भी कुछ बदलाव किए हैं। इनमें हिंदी आरोह भाग 2 की किताब से फिराक गोरखपुरी की गज़ल और अंतरा भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीत गाने दो मुझे, इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा विष्णु खरे की एक काम और सत्य का भी हटा लिया गया है। मौजूदा सेशन से होने जा रहे बदलाव केवल 12वीं क्लास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 10वीं और 11वीं क्लास की बुक से भी कई चैप्टर हटाए गए हैं। 11वीं की जो बुक है थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री, इससे सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, संस्कृतियों का टकराव और द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे चैप्टर हटा दिए हैं। इसी तरह 10वीं की बुक लोकतांत्रिक राजनीति 2 से लोकतंत्र और विविधता, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र की चुनौतियों जैसे चैप्टर हटाए गए। सिलेबस में यह बदलाव देश भर के उन सभी स्कूलों व छात्रों के लिए लागू होगा जहां एनसीईआरटी की किताबें कोर्स का हिस्सा हैं। इसमें सीबीएसई और उत्तर प्रदेश बोर्ड भी शामिल है। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी हटाने के लिए कह रही है। ये लोग मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ चैप्टर हटा रहे हैं। एनसीईआरटी के जिन अधिकारियों से ये कहा गया कि आप ये चीज़ें इतिहास की किताबें से हटा दीजिए, तो उनके मन में वही सवाल रहे होंगे जो अब आपके मन में है। क्या चैप्टर हटाने से इतिहास बदल जाएगा? सबसे बड़ा सवाल आज यही है। अंग्रेजी हुकूमत से पहले 900 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। किसी भी समाज को गुलाम बनाना है तो उसको जानकारी से दूर रखो, धर्म में अंधे कर दो, एक दूसरे से लड़ाते रहो, फिर आराम से कई पुश्तों तक शासन करो। मोदी सरकार इसी दिशा में बढ़ रही है। आज अगर इतिहास से कुछ बातें हटाई जा रही हैं तो कल कुछ बातें और जोड़ी भी जाएंगी, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी। बुलबुल पर बैठकर सावरकर जी जेल से बाहर घूमने जाते थे। नेहरू इंदिरा ने देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस का देश की आज़ादी में कोई भी योगदान नहीं है। सावरकर वीरों का वीर है। ताजमहल अमित शाह ने बनवाया, लाल किला मोदी जी ने बनवाया। तमाम वो बातें जो बीजेपी नेता आपको मंच से अपनी जुबान से कहते हुए नजर आते हैं, ये सब राष्ट्रीय सिलेबस बन जाएंगे। जब ये काम हो जाए तो उस समय आश्चर्य मत कीजिएगा। बड़े ही सुनियोजित तरीके से आपको आदत डाली गई है कि सिर्फ धर्म की रक्षा करो, सामाजिक मुद्दे की बात मत करो। अब इसी सुनियोजित तरीके से आपके बच्चों को इस लायक बनाया जाएगा कि वो गुलामी की मानसिकता को आत्मसात कर ले, गुलामी से बाहर का जीवन उन्हें व्यर्थ लगे। तभी तो विदेशों से पढ़कर जब भाजपाइयों के बच्चे वतन वापस आएंगे तो आपके बच्चे स्वतः ही मान लेंगे कि ये हमारे होने वाले अगले राजा हैं। अब आप बिल्कुल भी अचरज मत करना कि ताजमहल में शाहजहाँ और मुमताज़ की जो कब्रें हैं उनके नीचे मंदिर निकल आए। कुछ सवाल हैं जो जनता पूछना चाहती है। आखिर जब ताजमहल, लाल किले, कुतुब मीनार को देखकर बच्चे पूछेंगे कि इनको किसने बनवाया तो क्या जवाब होगा? सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप किससे लड़े तो क्या जवाब होगा? कैसे जानेंगे मुगलों के विरोध में गोकुला जाट ने विद्रोह किया था, फिर यहीं से मुगल पतन आरंभ हुआ? कैसे जानेंगे महाराणा प्रताप अकबर जैसी बड़ी शक्ति से झुके नहीं? कैसे जानेंगे महाराणा सूरजमल ने मुगलों से आगरा छीना और दिल्ली फतेह की? कैसे जानेंगे मराठा, जाट, सिखों ने लाल किले पर अपना ध्वज फहराया? आपके बच्चे ये सब नहीं जान पाएंगे। आगे चलकर इसका भी पुख्ता प्रबंध कर दिया जाएगा। बाबरी मस्जिद से शुरू हुआ प्रकरण 2002 के गुजरात दंगों तक पहुंचा, फिर चुन चुनकर शहरों के नाम बदलने तक,
धार्मिक जुलूसों पर मस्जिद में भगवा लहराना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना, गाय के नाम पर मुस्लिमों को मार डालने का सिलसिला आज इतिहास को बदलने के कगार पर पहुंच चुका है। आज अगर मुगल साम्राज्य का चैप्टर हटा है तो ब्रिटिश राज के चैप्टर भी हटेंगे, आधुनिक भारत भी हटेगा। 50 साल तक मोदी सरकार को सत्ता में रखिए, मैं विश्वास दिलाता हूँ इतिहास 2014 से शुरू होगा। आज़ादी 2014 में आई, यही सारे पाठ्यक्रम में आपको मिलेगा। शायद आपको विश्वास नहीं हो रहा, पर आगे जो हम आपको अब दिखाने वाले हैं उससे आपका शक जो है यकीन में बदल जाएगा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को सुनिए। मैं आपको एक तथ्य आपके सामने रखता हूं। नवोन्मेष के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवादियों और धर्मावलंबियों के हाथ में भारत की सत्ता अंग्रेजों के जाने के बाद ना आ पाए, इस साजिश से कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, आजादी को डिले करने का काम किया। इतना ही नहीं, आजादी की लड़ाई को गांधी नेहरू ने कमजोर किया। सुनिए, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू निजाम के दरबार में दरियों के सामने खड़े हुए थे विक्टोरिया के स्वागत के लिए। उस दिन काला पानी में वीर सावरकर भारत माता की जय जयकार के नारों के साथ अंग्रेजों के कोड़े अपनी पीठ पे खा रहे थे। और ये सभागार बताए कि आजादी की लड़ाई कौन लड़ रहा था, नेहरू लड़ रहा था कि सावरकर लड़ रहा था आजादी की लड़ाई। ये बड़े व्याकुल है, बता दीजिए इनको, आजादी की लड़ाई गांधी नेहरू लड़ रहे थे या सावरकर लड़ रहे थे? सावरकर आजादी की लड़ाई में कूदे जरूर थे, पर जब उनको जेल हुई तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये मैं कहाँ आ गया। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को चिट्ठी लिखना शुरू किया और जो भाषा उन्होंने प्रयोग की उसको आपको आज जानना चाहिए। उन्होंने लिखा कि मुझे जेल से छोड़ दो, मैं जीवन भर आज़ादी की लड़ाई से किनारा कर लूँगा और आपका आज्ञाकारी शिष्य बनकर आपकी सेवा करूँगा। कई बार उन्होंने चिट्ठी लिखी, फिर उनको छोड़ा गया और उन्होंने जेल से निकलने के बाद सक्रिय आंदोलन से किनारा कर लिया। तो अब आप बताइए, आज़ादी गांधी नेहरू ने दिलाई या सावरकर ने दिलाई? आज़ादी की लड़ाई में गांधी नेहरू लड़ रहे थे या सावरकर लड़ रहे थे? आरएसएस का आज़ादी के आंदोलन में क्या योगदान है? कपिल मिश्रा जी बस इसी सवाल का जवाब दे दें तो आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। पर कोई बात नहीं, इस देश की ज़्यादातर जनता के पास टाइम इतना ही है कि जो उनको दिखाया जाएगा उस पर वो विश्वास कर लेंगे, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे और आज की ये घटना भी धीरे धीरे सेट हो जाएगी। आप क्या सोच रहे हैं? 2014 के बाद सिर्फ इस बार ही ये बदलाव हुआ है? जब आपकी आंखों पर धर्म का नया नया चश्मा चढ़ा था तो काफ़ी बदलाव नीचे ही नीचे हो चुका है। साल 2014 में ही एनसीईआरटी ने कई बड़े बदलाव किए। साल 2017 में 182 किताबों में 1334 बदलाव किए। साल 2019 में इतिहास की पाठ्यपुस्तक से भारत चीन क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हटा दिया गया। 12वीं की इतिहास की पाठ्यपुस्तक से मुगल दरबारों का पाठ हटाया। 12वीं की राजनीति शास्त्र की पाठ्यपुस्तक से गुजरात दंगों का जिक्र, नक्सलवाद और आपातकाल के पाठ जो थे वह छोटे किए गए। 2020 में 10वीं की किताब से हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर की बजाय राजपूत राजा को विजयी दिखाया गया। 2017 में 7वीं की किताब में अकबर के दौर में मुगल साम्राज्य का पाठ घटाकर सिर्फ 3 लाइन का कर दिया। 2017 में उत्तर प्रदेश इतिहास की कुछ पुस्तकों से मुगल साम्राज्य का जिक्र हटाया गया। 2019 में कर्नाटक की 7वीं की किताब से टीपू सुल्तान पर पाठ को पूरी तरह से हटाया गया और सड़कों से लेकर शहरों तक के नाम बदले गए, जिनमें से अधिकतर मुगलों के नाम पर थे। अंग्रेज तो चले गए थे, मगर जो अंग्रेजियत छोड़कर गए थे उसी चश्मे से पढ़कर इतिहास को लिखा गया और इसके कारण ये पूरा कंफ्यूजन आज हमारे सामने है। ये धुंध को साफ करने का काम संजीव सान्याल के प्रयास से होने वाला है, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। हो सकता है वो सही हो, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोकता है? कौन रोकता है? इनकी जो इच्छा होगी ये उसको बदल देंगे। अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इतिहास कैसे आसानी से पढ़ाया जाए, इसका पुख्ता प्रबंध ये करेंगे, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों को गद्दार और गद्दारों को देशभक्त, कायरों को वीर के रूप में आसानी से ये लोग बता सकेंगे। कुछ ही दिनों में हमारा इतिहास कुछ ऐसे होगा कि आज़ादी 2014 के बाद मिली, सावरकर वीर था, गोडसे देशभक्त था, गांधी के पास कोई डिग्री नहीं थी, नाले से गैस बनती है, आरएसएस का आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान था, गांधी नेहरू ने देश को बर्बाद कर दिया। हमारे बच्चे इसी बदले हुए नए इतिहास को पढ़ेंगे
वैसे इतिहास बदलने का सिर्फ बीजेपी को ही शौक नहीं है, इस सुलेमानी कीड़े को भी इतना ही शौक है। फिर से चीन ने आज अरुणाचल प्रदेश में 11 इलाकों का नाम अपनी भाषा में कर दिया है ताकि उनको मान्यता मिल सके। 6 वर्षों में यह तीसरी बार हो रहा है। 21 अप्रैल 2017 को उन्होंने 6 जगहों का नाम बदला था। 30 दिसंबर 2021 को उन्होंने 15 जगहों का नाम बदला था और अब 3 अप्रैल 2023 को 11 जगहों का नाम बदला है। हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि चीन के सामने भारत को कमज़ोर दिखाने की सुपारी किसने ली है, क्या आप बताएंगे? गोदी चैनल के गोदी एंकर से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये आपके राष्ट्रवाद के सिलेबस में आता है? क्या इस पे आप लोग मोदी सरकार से सवाल पूछेंगे, इस पर प्राइम टाइम करेंगे? अंजना, रूबिका, श्वेता, सुधीर, सुशांत व अमीश इस पर हल्ला बोल करेंगे या फिर अखिलेश यादव का ही एनकाउंटर करेंगे? बीजेपी ने कल अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल पर यह तस्वीर साझा की। इसमें देखा जा सकता है कि मोदी सब नेताओं को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 नेता फिर से बन गए। तो क्या चीन को दुनिया के नंबर 1 नेता से डर नहीं लगता? हमारे शेर ने अगर लाल आंख दिखा दी तो पता है ना क्या होगा चीन का। पर नंबर 1 नेता जो हमारे हैं वो कह चुके हैं कि ना कोई घुसा था और ना ही कोई घुसा हुआ है। तो अब आपके माथे में जो गड़बड़ है आप उसको स्वयं ही ठीक कर लीजिए। इसी सरकार ने नौकरी दी है सर, बस थोड़ी सी समस्या जो आ रही है वो हल हो जाएगी, चिंता मत करो। वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है तो ठीक करेंगे उसको। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। चुनाव नज़दीक है इसलिए अब जन सुनवाई कर रहे हैं। एक नौजवान ने पूछा कि पुलिस में भर्ती हुई युवाओं की ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है, कब होगी? इन्होंने कहा कि वो मामला कोर्ट में है, एक जज के माथे में कुछ गड़बड़ है, उसको जल्द ही ठीक करेंगे और ज्वाइनिंग करा देंगे। पर हमें नहीं लगता कि गड़बड़ जज साहब के माथे में है। हरियाणा बेरोजगारी में भारत का नंबर 1 राज्य है, एक छोटा सा स्टेट है। पिछले 9 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है। CMI के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी की दर मार्च 2023 में 26.8% थी, जो अब तक का सबसे ऊंचा रिकॉर्ड है। मौजूदा सरकार प्राइवेट क्षेत्र में नए रोजगार पैदा करने में असफल रही है। दिल्ली के मुहाने पर होने के बावजूद भी केंद्र से बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार नहीं ला सकी। हरियाणा में सरकारी नौकरियों का जिक्र करें तो स्थिति बहुत बुरी है। प्रदेश में सरकारी भर्तियों की अधिकतर नियुक्तियां कोर्ट में अटकी पड़ी हैं। साल 2019 में निकली 5500 पुरुष और 1100 महिला कांस्टेबल की भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। वहीं 2018 में पुलिस में 7110 पदों के लिए निकली भर्ती को सामाजिक आर्थिक आधार के अंकों को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई है। 2019 में निकली क्लर्क की 4798 पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों का 2020 में चयन हो गया था, पर आंसर की को लेकर मामला कोर्ट चला गया। 2022 में निकली 383 वेटरनरी सर्जन की भर्ती में पेपर लीक व आंसर की को लेकर मामला कोर्ट में गया, भर्ती पर स्टे हो गया। भर्तियों को लेकर HSSC जो हरियाणा में भर्ती ऑर्गेनाइज करती है उसके खिलाफ 3000 से ज़्यादा केस चल रहे हैं। किसी भर्ती में नॉर्मलाइजेशन को तो लेकर है या किसी में पर्सन को लेकर चुनौती दी गई है। HSSC में करीब 20 लोग एक दिन में केसों की फाइल उल्ट पुल्ट करने में इसी काम में लगे रहते हैं। ये स्थिति है हरियाणा में रोजगार की। हरियाणा का मौजूदा बजट जो अभी पेश हुआ था वो 1,55,000 करोड़ का पेश हुआ था, पर हरियाणा के ऊपर कर्ज और देनदारी 4 लाख करोड़ की है। हेड स्पीच के मामले में हरियाणा पहले नंबर पे है पूरे देश में। ये स्थिति तो तब है जब सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में कुछ मुस्लिम लोग रहते हैं, तब नंबर 1 पर हेड स्पीच में है। तो ऐसा यानी 100 स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें टीचर्स की संख्या कम है और अध्यापक उसमें ज्यादा हो गए। 117 माध्यमिक। तब बताइए माथे में खराबी जज साहब के है या बीजेपी CM खट्टर साहब के है? जहां जितनी ज़्यादा बेरोजगारी वहां उतनी ही ज़्यादा हेड स्पीच, हिंदू मुस्लिम। जहां जनता के मुद्दे, विकास के कार्य जितने पिछड़े पड़े हैं वहां उतने ही हिंदू मुस्लिम करके माहौल को ध्रुवीकरण करके अपने पक्ष में लिए जाने का काम बीजेपी अच्छे से करती है। ये छुपा हुआ नहीं है। तो आजकल जो अमित शाह जी बयान दे रहे हैं कि जो बिहार और बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके आरोपियों को हम उल्टा लटका देंगे, तो उसका क्या मतलब है आज समझ चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है। ध्रुवीकरण के सहारे ही ये चुनाव जीतना चाहेंगे। जनता के मुद्दे को अपने जो संस्थाएं हैं उनके सहारे और गोदी मीडिया के सहारे और पैसों के सहारे दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। हिंदी बेल्ट में, खासकर हिंदी बेल्ट जहां पर हिंदी बोली जाती है, वहां ध्रुवीकरण और राम का मुद्दा हिंदू मुस्लिम का उठाकर चुनाव में ध्रुवीकरण करके वोट पाने की कोशिश करेंगे। सोचिए, समझिए,
ये देश तो आपका ही है, सरकारें तो आती रहती हैं जाती रहती हैं। इस देश को नुकसान होगा तो बहुत बुरी बात है, आप इसको होने दे रहे हैं। नमस्कार।